गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच, जो कि 280 से 320 ईस्वी तक जो है शासन किया, वो था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेध कर्ता विक्रमांक विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। याद रखिएगा, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। सबों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। साब चंद्रगुप्त सेकंड का राजकवि था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपणक यानी कि जो है फलित ज्योतिष के एक विद्वान, अमर सिंह पुरस्कार और शंकु, जो कि वास्तुकार थे, बेताल भट्ट, भट्ट कर, करव सॉरी भट्टकरपर, बराह मिहिर, जो कि खगोल विज्ञानी थे, और कुंवर रुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त सेकंड का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित एवं एक कवि भी था। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त फर्स्ट या फिर गोविंद गुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की। कुमार गुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त हुआ। स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन देव का पुनरुद्धार किया। स्कंद गुप्त ने कर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंद गुप्त के शासन काल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक गोपना कहे जाते थे। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महतर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पीठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से लेकर के 1/6 भाग जो है हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम, बिस्ती राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था।
इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमियां होती थी। पहला क्षेत्र, जिसमें कि जिसको हम कह सकते हैं कृषि करने योग्य भूमि होती थी। वास्तु, जो कि वास करने योग्य भूमि होती थी। और चारागाह भूमि, जो कि पशुओं के चारा योग्य भूमि होती थी। स्टील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। अपृहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या फिर जो है घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अब आइए बात कर लेते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। तो विष्णु मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में जबलपुर के तिगवा में है। इसी प्रकार से शिव मंदिर मध्य प्रदेश के ही नागौदा के कुमरा में है। इसी प्रकार पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में ही जो है नयना कुठार में है। और दशावतार मंदिर ये आपका उत्तर प्रदेश के ललितपुर के देवगढ़ में है। जबकि शिव मंदिर का बात करेंगे, अभी हमने बात किया था कि ये मध्य प्रदेश में है और ये नागौद में ही है और ये है आपका खूह में। भीतरगांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है और ये आपका जो है ईटा से जो है बना हुआ है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। कार्यस्थलों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन उष्णम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के ईरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ यानी कि ललितपुर में जो है आपका दशावतार मंदिर है। ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। इनमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महापरिनिर्वाण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म का महायान शाखा से जो है संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाढ़ की गुफा है, जो मध्य प्रदेश के धार जिला में जो है आपका बाघ नामक स्थान पर विंध्याचल कह सकते हैं, सॉरी, विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को जो है संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है, जो कि संस्कृत में है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है मित्रभेद, दूसरा है मित्र लाभ, तीसरा है संधि विग्रह, चौथा है लब्ध प्रणाम और पांचवा है अपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती। बराहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक एवं लघु जातक की रचना की। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास एवं भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने ये घोषणा करके उसने ये घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली
प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पल्लकाण्व ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में ही की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र एवं उपचार विधियां दी गई। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। आज के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम की जो है कथा है, ये प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना है भगवत गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखिएगा कि नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। धन्यवाद।